1 2 3 आ रहा है ना इसमें? नहीं तो ऐसा ना मैं वीडियो बना पढ़ा दूँ, पूरा वीडियो ही ना बने। चलो इसमें आ जाओ। अब हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज दी फोटोसिंथेसिस। और बाकी आपको पता ही है बेटा कि चैप्टर नीट की पॉइंट ऑफ व्यू से कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है ना। इसमें से बेटा 2 क्वेश्चन तो फिक्स से आपको मिलेंगे, कभी कभी एग्जाम के अंदर इस चैप्टर से 3 क्वेश्चन अकेले चैप्टर से आ जाते हैं, ठीक है। चलो फोटोसिंथेसिस के बारे में बात करते हैं। तो फोटोसिंथेसिस में हम लोग क्या बोलते हैं कि आपके पास ये CO2 होता है, वाटर होगा, दोनों जुड़ के यहाँ पे क्या बनेगा, ग्लूकोज, ऑक्सीजन इवॉल्व होगी, ऐसा हम पढ़ते हैं। तो इस केस में क्या हो रहा है कि आपके पास ये जो CO2 है, CO2 यहाँ पे कन्वर्ट हो रहा है किसमें, ग्लूकोज के अंदर। तो आप लोगों ने क्या नोटिस किया कि कार्बन तो कार्बन है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन है, इसके साथ क्या जुड़ा, हाइड्रोजन। और किसी चीज़ के साथ हाइड्रोजन जुड़ना क्या होता है, रिडक्शन। और रिडक्शन के अंदर चीज़ें क्या होती है, सिंथेसाइज होती है। और हमने पढ़ा था कि रिडक्शन के लिए एनर्जी रिक्वायर होती है। तो यहाँ पे एनर्जी कहाँ से आएगी, एनर्जी आएगी लाइट से। अगर नहीं पता है तो आप नोट डाउन कर लीजिए कि ऑक्सीडेशन में एनर्जी क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है। फॉर एग्जांपल बर्निंग प्रोसेस, ये तो लिखवाया था ना मैंने आपको। और एनर्जी रिलीज होती है और ऑक्सीडेशन के अंदर चीज़ें डिग्रेड होती है। तो इसका उल्टा रिडक्शन के अंदर चीज़ें सिंथेसाइज होती है और उसके लिए एनर्जी रिक्वायर होती है, ठीक है। चलो सामने देखिए आप। अब इस केस में आपने क्या नोटिस किया कि जो वाटर है वो कन्वर्ट हो गया किसमें, ऑक्सीजन के अंदर। तो यहाँ पे हुआ क्या कि वाटर में से हाइड्रोजन डिलीट हो गया, पीछे बचा कौन, ऑक्सीजन। और हाइड्रोजन का डिलीट होना क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे वाटर का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। इसका एग्जैक्टली उल्टा रिएक्शन क्या होता है, ये दोनों जुड़ के ये बनाए, वेरी नाइस, रेस्पिरेशन। तो ये हो जाएगा फोटोसिंथेसिस और ये हो जाएगा क्या, रेस्पिरेशन हो जाएगा। कोई परेशानी इसमें नहीं। और इसके लिए आपको यहाँ पे एक पिगमेंट की रिक्वायरमेंट होगी, एंड ये पिगमेंट कौन सा होगा, यहाँ पे क्लोरोफिल पिगमेंट होगा। अब इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। तो बैलेंस करने के लिए यहाँ पे हम 6 CO2 लेते हैं, 6 वाटर, 1 ग्लूकोज एंड 6 O2। क्या रिएक्शन मैंने सही बैलेंस किया है, चेक करें जरा। क्या कमी है, चेक करें इक्वेशन सही बैलेंस है कि नहीं है। एटम नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, कहीं एटम पैदा तो नहीं हो गया कहीं, ठीक है, पक्का। ये रिएक्शन गलत है क्योंकि हमें केमिस्ट्री नहीं पढ़नी है, हमें बायोलॉजी पढ़नी है। तो बायोलॉजी के अंदर ध्यान से सुने, ये रिएक्शन होती कैसे है। यहाँ पे ये 6H2O नहीं होता है, यहाँ पे 6 की जगह क्या होता है, 12। पर इनमें से एक्चुअल में ब्रेकडाउन कितने का होगा, 6 का, और बाकी एज इट इज 6 जो है वो बच जाएंगे। तो आप तो बोलोगे कि मैम टूटे तो 6 ही थे ना, बात तो वही हुई, नहीं हुई बेटा। एक्चुअली वाटर जो है वो इजीली टूटने वाला मॉलिक्यूल नहीं है। आपने देखा होगा इस अर्थ के ऊपर बहुत ज़्यादा वाटर आपको देखने को मिलता है। तो इसका मतलब वाटर अपने आप में एक बहुत ही स्टेबल कंपाउंड है, बहुत ही स्टेबल है ना, तभी तो वाटर। अच्छा, इसका मतलब वाटर इजीली टूटने वाला नहीं है। अगर टूटता होता बेटा वाटर इजीली, तो बेटा एक तो वाटर का अमाउंट पूरे अर्थ पे कम हो जाता, पहली बात। और दूसरी बेटा इसके टूटने की वजह से क्या होगा, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। एंड हाइड्रोजन गैस क्या होता है, रॉकेट के अंदर फिल किया जाता है एज अ फ्यूल। तो हमारे लिए फ्यूल का प्रॉब्लम ही खत्म हो जाता, हम बस स्कूटी को इतना सा करते घर पहुंच जाते, है ना। और ऑक्सीजन गैस का भी हमारा प्रॉब्लम खत्म हो जाता। बट ऐसा नहीं होता है। आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा कि एक जार है, उसमें आपने पानी भर दिया, उसके अंदर 2 इलेक्ट्रोड लगा दिया, और अगर आप पानी का ब्रेक डाउन करना चाहते हो इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू, तो उसको बोला जाता है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। एंड उस इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर के लिए आपने दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में कितना वोल्टेज लगाया था, कुछ याद है। वाटर को ब्रेक डाउन करने के लिए आप कितना वोल्टेज लगाते हो, 18,000 वोल्टेज। कोई बात नहीं, केमिस्ट्री में सर से पूछ लेना एक बार या चेक कर लेना। जहाँ तक मुझे याद है वो वोल्टेज बेटा 220 से तो बहुत ज़्यादा होता होगा, बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज लगाना पड़ता है। मतलब इतना ज़्यादा हाई वोल्टेज लगाने के बाद जो है वाटर का क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है। तो इसका मतलब फोटोसिंथेसिस में बेटा यहाँ पे वाटर जो है इजीली ब्रेक डाउन नहीं होने वाला है। जब आप वाटर के यहाँ पे 12 मॉलिक्यूल यूज करोगे तब जाके उनमें से क्या होगा, 6 वाटर मॉलिक्यूल टूटेंगे एंड बाकी 6 एज इट इज फिर बच जाएंगे।
बात आई समझ। तो एक्चुअल में फोटोसिंथेसिस में रिएक्शन ये इस तरह से होती है। अच्छा एक काम करते, अब ये चैप्टर हम पढ़ेंगे कैसे। और एक दूसरी चीज़, अब फोटोसिंथेसिस में यहाँ पे बन क्या रहा है, ग्लूकोज बन रहा है, एंड ग्लूकोज क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। तो नाउ क्वेश्चन ये है कि आप प्लांट को क्या बोलते हो, ऑटोट्रॉफ। प्लांट को आप क्या बोलते हो, ऑटोट्रॉफ्स बोलते हो। तो अब परेशानी ये है बेटा कि यहाँ पे फोटोसिंथेसिस हुआ, एंड फोटोसिंथेसिस से यहाँ पे क्या बना है, ग्लूकोज बना है। क्या बना है, ग्लूकोज बना है। अब ग्लूकोज से ज़्यादा यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट बन सकता है। नाउ क्वेश्चन ये कि प्लांट जो है वो फैट कहाँ से लाएगा, प्लांट स्टेरॉइड कहाँ से लाएगा, प्रोटीन, अमाइनो एसिड, विटामिन, हॉर्मोन्स, ये सब कहाँ से लाएगा। नहीं, सॉइल के लिए सिर्फ प्लांट सॉइल पे सिर्फ दो चीज़ों के लिए डिपेंडेंट है, एक पानी के लिए और दूसरा मिनरल्स के लिए। जब बात करते हैं हम के प्लस बेटा एटम होता है, और एटम को पैदा नहीं किया जा सकता है। तो मिनरल्स जो है वो कहाँ से एब्जॉर्ब करेगा, सॉइल से, और पानी कहाँ से एब्जॉर्ब करेगा, सॉइल से। तो प्लांट को फिर आप ऑटोट्रॉफ कैसे बोलते हैं। अभी आप लोगों ने चैप्टर खत्म किया होगा रेस्पिरेशन, जिसमें लास्ट में मैंने जब फ्लो चार्ट बनाया था तो मैंने बोला भी था कि ग्लूकोज को DHAP में कन्वर्ट करके ग्लिसरॉल में, और एसिटाइल कोएंजाइम से वापस फैटी एसिड बना के फैट बनाया जा सकता है ना। ओके, तो बस मोरल ऑफ द स्टोरी याद रखना कि ग्लूकोज को वापस फैट में कन्वर्ट किया जा सकता है, ग्लूकोज को अमाइनो एसिड में कन्वर्ट किया जा सकता है, जिससे प्रोटीन बन सकते हैं, एंड प्रोटीन से यहाँ पे एंजाइम बन सकते हैं। यहीं से आगे जो है विटामिन इनसे बनते हैं, यहीं से प्लांट के हॉर्मोन्स खुद सिंथेसाइज करता है प्लांट। तो कुल मिला के बोलेंगे कि प्लांट सभी ऑर्गेनिक सब्सटेंस खुद सिंथेसाइज कर सकता है। दैट मीन्स जो प्लांट है वो कैसा हुआ, ऑटोट्रॉफ। प्लांट बेटा सॉइल के ऊपर सिर्फ दो ही चीज़ों के लिए डिपेंडेंट है, एक है वाटर और दूसरा मिनरल्स के लिए। बाकी जितने भी प्लांट को जो ऑर्गेनिक चीज़ें चाहिए होती है वो प्लांट क्या करता है, खुद सिंथेसाइज करता है। बात है समझ में। एंड हम लोग ऑर्गेनिक चीज़ों के लिए किसके डिपेंडेंट है, ऑटोट्रॉफ पे डिपेंडेंट है, प्लांट पे डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अब इस चैप्टर को हम पढ़ेंगे कैसे, तो इसकी हम समरी लिखते हैं। तो इस चैप्टर के अंदर मैं टोटल आपको 4 पार्ट पढ़ाऊंगी। हालांकि चैप्टर के शुरू में साइंटिस्ट दिया हुआ है, पर जब आपको पता ही नहीं कि फोटोसिंथेसिस में होता क्या है तो कैसे मैं समझाऊंगी कि इस साइंटिस्ट ने ये किया है। तो पहले आपको ये तो पता होना चाहिए ना कि ये है क्या, है ना। तो सबसे पहले फोटोसिंथेसिस में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे मैकेनिज्म के बारे में कि फोटोसिंथेसिस होता कैसे है। फिर दूसरा हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स के बारे में। फिर तीसरा हम पढ़ेंगे यहाँ पे अफेक्टिंग फैक्टर्स के बारे में, अफेक्टिंग फैक्टर्स के बारे में। और बिल्कुल चैप्टर के लास्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे यहाँ पे साइंटिस्ट। तो इस तरह से हम चैप्टर डिजाइन करने वाले हैं। अब शुरू करते हैं सबसे पहले मैकेनिज्म के बारे में। तो चैप्टर का तो फोटोसिंथेसिस कैसे होता है उसके बारे में बात करते हैं। तो आपने सुना होगा कभी एक लाइट रिएक्शन होती है, और फिर कभी सुना होगा एक डार्क रिएक्शन होती है। आप सुनना ध्यान से। डार्क रिएक्शन में टेक्निकली क्या होता है कि आपके पास ये जो CO2 होता है, इस CO2 को बड़ी ब्यूटीफुली यहाँ पे C6H12O6 ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दिया जाता है, और ये काम करते हैं हमारे रुबिस्को भैया। ठीक है, तो अब मुझे बताओ कि यहाँ पे फोटोसिंथेसिस में हमें करना क्या था, ग्लूकोज बनाना था। ग्लूकोज बन तो गया है ना डार्क रिएक्शन के अंदर, तो फिर हम लाइट रिएक्शन क्यों पढ़े। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ लाइट रिएक्शन इन फोटोसिंथेसिस। क्वेश्चन समझ आ रहा है मेरा। ठीक है, चलो देखो इधर सामने। तो आप ग्लूकोज के पास क्या देख रहे हो, कार्बन तो CO2 से आया, ग्लूकोज के पास जो ऑक्सीजन है वो भी कहां से आया, CO2 से। बचा कौन, हाइड्रोजन। तो ये हाइड्रोजन कहां से आएगा, तो यहाँ पे हाइड्रोजन डोनेट करने का काम करता है NADPH2। आपने रेस्पिरेशन में NAD सुना था, अब मैं क्या पढ़ा रही हूँ, NADP। क्या फर्क है दोनों में, नहीं एक फॉस्फेट का तो फर्क है, काम में क्या फर्क है बेटा। वहाँ पे NADH2 ATP बनाने के लिए यूज हुआ करता था, यहाँ पे ये हाइड्रोजन सप्लायर है, हाइड्रोजन सप्लाई करता है। तो ये अपनी हाइड्रोजन इसको दे देगा और ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, और फिर ये खुद किस में कन्वर्ट हो जाएगा, NADP में। बात है समझ। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैम ये हाइड्रोजन खुद लाया कहाँ से,
तो ये लाया कहाँ से? लाइट रिएक्शन से। और लाइट रिएक्शन में एग्जैक्टली कहाँ से? तो आपके पास ये वाटर होता है, पानी। अब पानी के अंदर ये क्या है ना, ऑक्सीजन हो गया। तो ये यहाँ पे इसके जो हाइड्रोजन है यहाँ चले गए, और ये हाइड्रोजन फाइनली कहाँ चले गए? यहाँ चले गए। तो यानी इसका मतलब लाइट रिएक्शन का पहला काम क्या हो गया? यहाँ पे NADPH2 को बनाना, और NADPH2 के ऊपर डिपेंडेंट होती है डार्क रिएक्शन। अगर NADPH2 नहीं होगा तो ग्लूकोज बन सकता है क्या? नहीं ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि डार्क रिएक्शन किसके ऊपर डिपेंडेंट है? लाइट रिएक्शन के लिए, है ना। जब तक लाइट रिएक्शन नहीं होगी तब तक डार्क रिएक्शन भी नहीं हो सकती है। बात आ रही है समझ में? ठीक है। अच्छा, अब ये पानी आपने बोला कि टूटता नहीं है खुद से इजीली, तो पानी को तोड़ने के लिए यहाँ पे हमें क्या चाहिए होगा? लाइट। अभी हम पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस के अंदर एग्जैक्टली लाइट का काम क्या होता है। तो पहली चीज आप लोगों ने क्या देखा है? पहला चीज पानी को तोड़ना होता है, तो इसको बोला जाएगा फोटोलाइसिस ऑफ क्या हो जाएगा? वाटर। ये हो गया पहला काम लाइट का। ठीक है, ये था लाइट रिएक्शन का पहला काम। दूसरा, अभी हो क्या रहा है कि इसके अंदर हाइड्रोजन जुड़ रहा है, और हाइड्रोजन का जुड़ना रिडक्शन, एंड रिडक्शन के लिए एनर्जी क्या होती है? रिक्वायर होती है। तो ये एनर्जी आएगी कहाँ से? ATP से। तो ये कौन दिखाई दे रहा है? ADP, और टूट जाएगा ADP प्लस फॉस्फेट में। तो ये ATP आया कहाँ से? माइटोकॉन्ड्रिया से नहीं आता है बेटा, ये माइटोकॉन्ड्रिया से नहीं आएगा। तो ये कहाँ से आ रहा है? लाइट रिएक्शन से। और लाइट रिएक्शन में अगेन क्या होगा इसके ऊपर? ये क्या है? लाइट हो गई। तो यानी इसका मतलब क्या हुआ कि लाइट के पास जो एनर्जी थी वो किसके पास गई? ATP के पास, और ATP से फाइनली एनर्जी कहाँ गई? ग्लूकोज के पास। एंड ग्लूकोज में कहाँ पे? ये कार्बन और कार्बन के बीच में बॉन्ड आपको दिखाई दे रहा है? हाँ, तो इसको बोलते हैं बॉन्ड एनर्जी। ये कार्बन और कार्बन के बीच में, जहाँ पे हम रेस्पिरेशन में फिर से इसका उल्टा करते हैं कि इस बॉन्ड को हम तोड़ते हैं और इसको CO2 में कन्वर्ट करते हैं। तो इस बॉन्ड को जब आप तोड़ोगे तो एनर्जी क्या होती है? रिलीज हो रही है। तो अल्टीमेटली हम बोलेंगे कि फोटोसिंथेसिस में हुआ क्या? फोटोसिंथेसिस में जो लाइट एनर्जी थी वो कन्वर्ट हो रही है केमिकल एनर्जी में। लाइट एनर्जी कन्वर्ट हो रही है किसमें? केमिकल एनर्जी के अंदर। बात आ रही समझ में? ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। तो अब मुझे बताओ कि लाइट रिएक्शन का पर्पस क्या हुआ? डार्क रिएक्शन के लिए NADPH2 एंड ATP बनाना। जब तक NADPH2 और ATP नहीं बनेंगे तब तक ईमानदारी से बताइए डार्क रिएक्शन हो सकती है क्या? नहीं ना। चलो अब ध्यान से सुनो, इन दोनों स्टेप के ऊपर क्या चाहिए? लाइट चाहिए। सिंस ये क्या है? लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है। ये क्या है? लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन हो जाती है। और डार्क तो ये कब होगी? डे टाइम में कि नाइट में? तो ये कब होती है? इन डे टाइम। ये रात में हो सकती है क्या? अब रात में तो लाइट होती नहीं है ना। तो ये कब होती है लाइट रिएक्शन? डे टाइम के अंदर होती है। डार्क रिएक्शन क्या बोलूँ मैं कि लाइट इंडिपेंडेंट होती है। लाइट क्या होगा? इंडिपेंडेंट होता है, क्योंकि रूबिस्को एंजाइम को लाइट की आवश्यकता नहीं होती है। तो लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। तो ये कब होगा? डे टाइम में या रात में या दोनों टाइम में? तो आप समझे ही नहीं मैंने अभी तक क्या बोला है। अच्छा, बिना NADPH2 और बिना ATP के डार्क रिएक्शन हो सकती है क्या? ये दोनों कब बनते हैं? डे टाइम में। तो है ना, डार्क रिएक्शन भी सिर्फ कब हो सकती है? हाँ, तो ये कब होती है? ओनली इन डे टाइम। बात आ रही समझ में? ठीक है, तो ऐसा गलत होता है बोलना डार्क। तो डार्क एक्चुअली तुमको एक फॉल्स अपीयरेंस दे रहा है, तो इसलिए एनसीईआरटी में एक शब्द यूज हुआ है मिसनोमर। मिसनोमर मतलब होता है जो आपको भ्रमित करता है, फॉल्स अपीयरेंस देता है। डार्क का मतलब तुमको ऐसा लगता होगा रात होता है पर नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे इसका एग्जैक्टली मतलब क्या हुआ? ये भी रिएक्शन एग्जैक्टली मतलब हुआ कि लाइट इंडिपेंडेंट है। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि नाइट हुआ। ठीक है, तो डार्क रिएक्शन भी सिर्फ कब होती है? डे टाइम के अंदर होती है। क्या डार्क रिएक्शन को हम और PCR बोल सकते हैं? नहीं, वो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन नहीं। यहाँ पे उसको बोला जाएगा फोटोसिंथेटिकली एक्टिव फोटोसिंथेटिकली कार्बन रिडक्शन। PCR का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? फोटो सिंथेटिकली कार्बन क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। ये होता है PCR। या फिर इसको हम लोग और बोलते हैं कार्बन असिमिलेशन। कार्बन
वैसे असिमिलेशन का मतलब क्या होता है? रूप बदलना। असिमिलेशन का मतलब रूप बदलना। तो यहाँ पे कार्बन भी देखो रूप बदल रहा है। पहले जो कार्बन अपना आपको CO2 के फॉर्म में, गैसियस फॉर्म में दिखाई दे रहा था, अब वही कार्बन आपको ग्लूकोज की फॉर्म में दिखाई दे रहा है। तो कार्बन ने अपना रूप चेंज किया कि नहीं किया? है ना? तो इसको दैट्स वाई हम क्या बोलेंगे? कार्बन असिमिलेशन रिएक्शन बोलेंगे। अच्छा, लाइट रिएक्शन को डिस्कवर किसने किया था? साइंटिस्ट हिल ने। इसलिए हम लास्ट में पढ़ेंगे हिल के बारे में, हिल रिएजेंट के बारे में। तो दैट्स वाई इसको बोला जाएगा हिल रिएक्शन, है ना? या फिर हम लोग लाइट रिएक्शन को और बोलते हैं फोटोफॉस्फोराइलेशन। फोटो मीन्स क्या होता है? लाइट, एंड फॉस्फोराइलेशन का मतलब क्या होता है? फॉस्फेट का जुड़ना। तो अल्टीमेटली ATP बन रहा है, बट ATP लाइट की प्रेजेंस की वजह से बन रहा है, तो हम लोग इसलिए लाइट रिएक्शन को और क्या बोलते हैं? फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो फाइनली अब मेरे पास यहाँ लिख देती हूँ इसका सिग्निफिकेंस क्या हुआ लाइट रिएक्शन का। लाइट रिएक्शन का सिग्निफिकेंस क्या हुआ? फॉर्मेशन ऑफ ATP एंड NADPH2 फॉर, बोलो, डार्क रिएक्शन। समझ आ गई बात? ठीक है, तो अब शुरुआत करते हैं हम लोग यहाँ पे लाइट रिएक्शन से। लाइट रिएक्शन 2 टाइप की होती है, साइक्लिक और नॉन साइक्लिक। अगर आपको साइक्लिक रिएक्शन याद हो गई तो आप ये समझिए कि आपके 4 नंबर का काम पक्का हो गया। ठीक है, चलो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। कौन सा? लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन को हम लोग और क्या बोलते हैं? फोटोफॉस्फोराइलेशन। फोटोफॉस्फोराइलेशन। फॉस्फोराइलेशन का मतलब होता है ATP का फॉर्मेशन होना। अच्छा, ओवरऑल मैं चलो आपको फॉस्फोराइलेशन के बारे में बता ही देती हूँ क्या होता है ये। फॉस्फोराइलेशन का मतलब होता है ADP के साथ फॉस्फेट का जुड़कर ATP का फॉर्मेशन करना। क्या हो जाता है? फॉस्फोराइलेशन हो जाता है। अब ये फॉस्फोराइलेशन 3 तरीके से हो सकता है। आप लोगों ने ग्लाइकोलाइसिस में पढ़ा होगा, बिना प्रोटॉन ग्रेडियंट के स्टेप नंबर 7 पे और स्टेप नंबर 10 पे डायरेक्टली ATP का फॉर्मेशन हो रहा था। सबस्ट्रेट लेवल पे फॉस्फोराइलेशन हो रहा था, तो इसको बोला जाएगा सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। और ये कहाँ पे होता है? ग्लाइकोलाइसिस के 2 स्टेप में और क्रेब्स साइकिल के 1 स्टेप में, जहाँ पे हमने सक्सेनाइल कोएंजाइम को सक्सेनिक एसिड में कन्वर्ट किया था। ठीक है, नाउ दूसरा अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन मतलब ATP बन रही है, पर वो किसकी प्रेजेंस से बन रही है? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बन रही है। और ऐसा कहाँ पे होता है? ऐसा होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। कहाँ पे? बैक्टीरिया में ऐसा कहाँ होता है? मीजोजोम में। बैक्टीरिया में ऐसा कहाँ होता है? मीजोजोम में। समझ आ गई बात? ठीक है, नाउ अब तीसरा तरह का फॉस्फोराइलेशन जो आप डिस्कस कर रही हो दैट इज फोटोफॉस्फोराइलेशन। और ये कहाँ पे होता है? इन क्लोरोप्लास्ट। इसका मतलब क्लोरोप्लास्ट में भी तो ATP बनता है ना, तो क्लोरोप्लास्ट को बेटा पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों नहीं बोलते हो? क्या हुआ? पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों नहीं बोलते हो क्लोरोप्लास्ट को? ये क्रेडिट सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया को ही क्यों? इतनी पार्शियलिटी? पावर हाउस का मतलब क्या होता है बेटा? जो ATP बनाए और फिर जो सबको सप्लाई करे उसको बोलते हैं पावर हाउस। एक्चुअली क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये जो ATP बन रहा है, ये ATP जो बनता है ये सिर्फ और सिर्फ डार्क रिएक्शन में सारा ग्लूकोज बनाने में यूज हो जाता है। इवन क्लोरोप्लास्ट को इसके अलावा बाकी अदर मैकेनिज्म को परफॉर्म करने के लिए उसको ATP मंगवानी पड़ रही है सिंस माइटोकॉन्ड्रिया से। ATP मंगवानी पड़ रही है बाकी सारे काम के लिए, इसलिए हम लोग उसको पावर हाउस नहीं बोलते। समझ आ गई बात? ठीक है, हाँ, क्लोरोप्लास्ट अगर ATP बनाता, ग्लूकोज बनाता, खुद का काम भी कर लेता सारे, और फिर उसके बाद बची हुई ATP को सप्लाई भी करता, तो शायद हम उसको माइटोकॉन्ड्रिया की तरह उसको पावर हाउस भी बोलते, बट ऐसा वो करता नहीं है। इसमें जो भी ATP बनती है वो सारा का सारा सिर्फ ग्लूकोज बनाने में यूटिलाइज हो जाती है। इवन क्लोरोप्लास्ट को अपने बाकी अदर फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए उसको ATP मंगवानी पड़ती है। कहाँ से? माइटोकॉन्ड्रिया से। समझ आ गई बात? ठीक है, आगे आ जाओ। तो ये फोटोफॉस्फोराइलेशन कहाँ पे होता है?
तो इस तरह से हमने 3 तरह का फॉस्फोराइलेशन पढ़ लिया है। टॉपिक पे आ जाते हैं वापस। ओके, लाइट रिएक्शन हमारे पास 2 टाइप की होती है, साइक्लिक और एक कौन सी होती है, नॉन साइक्लिक रिएक्शन। तो साइक्लिक का मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन घूम के वापस वहीं आ गया, इलेक्ट्रॉन घूम के वापस वहीं आ गया, तो क्या बोला जाएगा इसको, साइक्लिक रिएक्शन। तो इसमें देखो हम पहले क्या पढ़ रहे हैं, साइक्लिक रिएक्शन, तो पहला तो इसमें कौन आएगा, फोटो सिस्टम 1 आएगा। तो यहाँ पे P मतलब क्या होता है, फोटो सिस्टम, और यहाँ पे P मतलब क्या होता है, पिगमेंट। पिगमेंट 700, डोंट वरी, जब हम पिगमेंट्स पढ़ेंगे तब बताऊंगी क्या होता है ये, ठीक है। तो अभी बस इसको याद कर लो। तो ये फोटो सिस्टम 1 बोलो, पिगमेंट 700 बोलो, एक ही बात है। अब आप लोग जानते हो कि फोटो सिस्टम के अंदर क्लोरोफिल ए होता है, छोड़ो, क्लोरोफिल के अंदर आपने सुना होगा सेंट्रल के अंदर मैग्नीशियम होता है। अब मैग्नीशियम के ऊपर चार्ज कौन सा होगा, मैग्नीशियम के ऊपर मैं +2 लिखूं कि 0 लिखूं, जल्दी में आंसर नहीं दे बेटा। इस मैग्नीशियम के ऊपर चार्ज कैसा लिखा जाएगा, 0 या +2। बेटा अगर आपके पास पहले से अगर उधारी होगी तो आप क्या दूसरों को और रुपए दे सकते हो क्या, नहीं ना। तो इसके ऊपर पहले से चार्ज कैसा होगा, 0 होता है, 0 होता है, 0 होता है। अब क्या होता है, जब इसके ऊपर लाइट फॉल होगी तो आप लोग जानते हो कि मैग्नीशियम का जो एटम है उसको जब एनर्जी मिलती है तो उसके आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो एक्साइटेड होंगे, भाग जाएंगे, है ना। अगर आपकी जेब में कोई 20 करोड़ रुपए रख दे तो आप घर में रुकोगे, फिर रुकोगे, बड़े अच्छे बच्चे हो। वो तो अभी की बात है बेटा, अभी आने दो फिर पता चलेगा, ठीक है। तो अब ये क्या होगा, ये मैग्नीशियम जो है वो कौन सी फॉर्म में आ जाएगा, ये Mg2+ की फॉर्म में आ जाएगा। तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ चले गए, देखो ये इलेक्ट्रॉन भाग गए। अब भाग के कहाँ जाएंगे, सबसे पहले जाएंगे फरारी के शोरूम में, है 20 करोड़ है ना रुपए जेब में, तो सबसे पहले गाड़ी कौन सी लेंगे, फरारी, बाकी तो गरीबों वाली गाड़ियाँ हैं, ठीक है। तो ये सबसे पहले जाता है यहाँ पे आयरन सल्फर प्रोटीन के बारे में। थैंक गॉड इसका कोई नाम ही नहीं है, बेनाम प्रोटीन, जिसके अंदर क्या होता है, आयरन और सल्फर होता है, तो इसको बोला जाएगा आयरन सल्फर प्रोटीन। तो इसने क्या किया, इतनी हाई एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन को रिसीव किया है। जो इलेक्ट्रॉन जस्ट अभी रिलीज हुआ है ना, इसकी एनर्जी बहुत जबरदस्त हाई है बेटा, इतनी हाई एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन को रिसीव किया है किसने, आयरन सल्फर प्रोटीन ने। अब उसके बाद यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाएंगे किसके पास, फेराडॉक्सिन के पास, है ना। अब कॉमन सेंस की बात है कि एक फरारी खरीद लोगे तो इसके बाद अब आपके पास कितने पैसे बचे, ऑब्वियसली कम ही होंगे, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, है ना। तो अब ये जाएगा फेराडॉक्सिन के पास। एंड फेरो क्या होता है, फेरो क्या होता है, आयरन होता है। तो मतलब ये प्रोटीन भी कैसी है, आयरन प्रोटीन। तो कुल मिला के बेटा मोरल ऑफ द स्टोरी आपने ETS में भी पढ़ा होगा, रेस्पिरेशन में, यहाँ पे भी हम पढ़ रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर के अंदर 2 इंपॉर्टेंट मेटल इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर के अंदर 2 मेटल इंपॉर्टेंट है, एक है आयरन और दूसरा कॉपर। कॉपर और आयरन 2 इंपॉर्टेंट जरूरी होते हैं, ठीक है। चलो आगे देखो, फेराडॉक्सिन से फिर इलेक्ट्रॉन जाएगा किसके पास, प्लास्टो क्विनॉन के पास, जिसको ETS में हमने यूबिक्विनॉन लिखा था, हाँ बस वही, रेस्पिरेशन में उसको हमने यूबिक्विनॉन लिखा था, ठीक है। फिर यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाता है किसके पास, साइटोक्रोम B6 के पास। देखो इसकी शॉपिंग चलती जा रही है, तो धीरे धीरे इसकी है ना एनर्जी क्या होगी, इलेक्ट्रॉन की कम होती जाएगी। फिर शॉपिंग की और इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम हो गई, और फिर उसके बाद इसको रिसीव करेगा कौन, प्लास्टोसाइनिन, तो इसकी एनर्जी और कम हो गई। अब जब पैसे खत्म हो जाएंगे तो लौट के बुद्धू घर को आए, ठीक है। तो ये वापस घर आ गए, और घर आके वापस इसके मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट शेल में ऐड हो जाएगा, और वापस ये Mg2+ जो है Mg0 की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। सिंस इलेक्ट्रॉन वही वापस घूम फिर के आ गए, दैट्स वाई इसको बोला जाएगा क्या, साइक्लिक रिएक्शन बोला जाएगा। बात आ रही समझ में। तो अब ये प्रोटीन आपको याद करना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट है। अगर ये आपको याद हो गया तो ऑनेस्टली बता रही हूँ आगे कुछ भी नहीं है, बाकी सब बकवास है आगे की, ये घिसी पिटी बातें रिपीट होगी, देखना। अच्छा, इस प्रोसेस के दौरान यहाँ पे क्या होता है, 2 ATP का फॉर्मेशन हो जाता है, देखेंगे कैसे। तो यहाँ पे 2 ADP 2 फॉस्फेट के साथ जुड़ेंगे, और यहाँ से फॉर्मेशन होता है किसका, 2 ATP का फॉर्मेशन होता है, कहाँ पे, साइक्लिक रिएक्शन के अंदर। कोई परेशानी,
नहीं। अच्छा, जब मैं बच्चों को ये रफ कॉपी में डायग्राम बनाने के लिए बोलती हूँ, चलो बनाओ तो सभी लोग, बोर्ड के ऊपर बिना देखे ये डायग्राम बनाइए सभी लोग। पहले याद कर लें क्या? चलो पहले याद कर लेते, इधर आओ। ये फोटो सिस्टम कौन सा है? 1, पिगमेंट 700, आयरन सल्फर प्रोटीन पैराडॉक्स। फोटो सिस्टम 1, आयरन सल्फर प्रोटीन, उधर देखो, याद हो गया? अब इधर आ जाओ। नेक्स्ट PQ प्लास्टोक्विनोन साइटोक्रोम B6F प्लास्टोसाइनिन। जब नाम आ रहा है साइनिन, साइनिन मतलब कॉपर, कॉपर मतलब ब्लू, तो प्लास्टोसाइनिन जो है आपको ब्लू कलर का मिलेगा, ठीक है, क्योंकि इसमें कॉपर होता है, ठीक है, तो कॉपर कंटेनिंग प्रोटीन है ये वाला। जैसे हमने रेस्पिरेशन में साइटोक्रोम A1 A3 पढ़ा था, हाँ ये उसका भाई है। चलो अब बताओ नेक्स्ट, प्लास्टोक्विनोन साइटोक्रोम B6F प्लास्टोसाइनिन। उधर देखो, पहला, सेकेंड, थर्ड। चलो बिल्कुल शुरू से स्टार्ट करते। 1, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। याद हो गया? ठीक है। अब चलो ये घर जाके काम करना, पर जब भी डायग्राम कॉपी में बनवाती हूँ सबसे, सब लोग या तो उसको क्रैप सर्कल बना देते हैं, सर्कल, कुछ लोग इसको ग्लाइकोलाइसिस बना देते हैं, पूरा लीनियर डायग्राम, और कुछ तो मतलब खतरनाक ऐसे लेवल सब बराबर कर देते हैं। ऐसा नहीं होता है, ये हमेशा डायग्राम जो है इस वजह से ट्रायंगुलर ही बनेगा। क्यों? इसका पर्पज़ देखो, आपने केमिस्ट्री के अंदर कभी सुना है कि ये इतनी ज़बरदस्त हाई एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन को रिसीव कर रहा है, तो इसका मतलब ये इसका क्या कर रहा है? ऑक्सीडेशन कर रहा है, और खुद क्या हो रहा है? रिड्यूस हो रहा है ना। तो इसका मतलब ये इसका क्या कर रहा है? रिडक्शन कर रहा है। ये अपना इलेक्ट्रॉन देके इसका रिडक्शन कर रहा है, तो सबसे ज़्यादा रिडॉक्स पोटेंशियल किसका हो गया? इसका हो गया। और इसका ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल सबसे ज़बरदस्त है, क्योंकि ये इसमें से इलेक्ट्रॉन को छीन रहा है, तो इसका क्या होगा? इसका ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल ज़्यादा होगा, इसका रिड्यूसिंग पोटेंशियल ज़्यादा होगा। अब इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हो रहा है, तो आप लोग नोटिस कर रहे हो कि इसका क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। इसका क्या हो रहा है? तो इसका रिडक्स पोटेंशियल क्या हो गया? ज़्यादा हो गया ना। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉन जब यहाँ जाएगा तो इसका क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। इसका रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन। इसलिए एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि लाइट रिएक्शन एक तरह से एक रेडॉक्स रिएक्शन होती है। लाइट रिएक्शन अपने आप में क्या है? ये एक रेडॉक्स रिएक्शन है। कॉमन सेंस की बात है बेटा, अकेला कभी ऑक्सीडेशन नहीं हो सकता और अकेला कभी रिडक्शन नहीं हो सकता है। किसी आदमी को अगर प्रॉफिट होता है तो किसी दूसरे को लॉस जरूर हुआ है, और किसी को अगर लॉस हुआ है तो दूसरे वाले को प्रॉफिट जरूर हुआ है। ठीक है, तो ये रेडॉक्स रिएक्शन होता है। और क्या मैं इसको इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर बोल सकती हूँ? एक्चुअली रेस्पिरेशन की तरह इसमें भी तो क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है। रेस्पिरेशन की तरह यहाँ से भी क्या हो रहा है? ये इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन का जब ट्रांसफर हो रहा है तो इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ज़्यादा है कि इसकी ज़्यादा है? इसकी ज़्यादा है, इसकी कम है, इसकी और कम है, इसकी और कम है, और वापस सबसे कम है। और ये तो वापस ग्राउंड स्टेट पे आ गया और वापस आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया। तो जब एटीएस के अंदर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है तो वो हाई एनर्जी से लो की तरफ जा रहा है कि लो से हाई की तरफ जा रहा है? वेरी नाइस। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का जब ट्रांसफर होता है तो हमेशा इलेक्ट्रॉन हाई टू लो एनर्जी की तरफ मूव करता है। ये तो खुद इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? खुद इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है। पर अगर प्रोटीन के रेस्पेक्ट में बात करोगे, प्रोटीन के रेस्पेक्ट में अगर बात करोगे
तो अगर मैं समझाने के लिए ऐसा बोल दूं कि इसका रेडॉक्स पोटेंशियल 0 है, तो ऑफकोर्स इसका क्या होगा, -1 होगा, इसका क्या होगा, -2 होगा, इसका -3 होगा, फिर इसका मान लो +1 है और इसका मान लो क्या है, +2 है। तो आप लोग देख रहे हो कि इलेक्ट्रॉन लो रेडॉक्स पोटेंशियल से किधर जा रहा है, हाई रिडक्शन पोटेंशियल की तरफ जा रहा है ना भैया। इसका क्या है, -2, इसका क्या है, -1। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटीन के रेस्पेक्ट में कहां से कहा जा रहा है? नहीं, मैंने उल्टा बोला है क्या? सही बात है। ये लो रेडॉक्स पोटेंशियल से किधर जाएगा, ये हमेशा उल्टा होता है, हाई रेडॉक्स पोटेंशियल की तरफ मूव करता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी डाउन होती जाएगी, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी डाउन होती जाएगी, पर प्रोटीन का रेडॉक्स पोटेंशियल क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। कोई परेशानी? एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, पढ़ना बड़ा ध्यान से। तो इसमें हमेशा प्रोटीन को ध्यान रखना, ऐसे इस तरह से ही बनाना, इनका लेवल हमेशा अप रखना। बच्चे क्या करते हैं ना, प्लास्टोसाइनिन यहाँ लिख देते हैं और फिर ऐसे लाइन खींच देते हैं। बट अगर आपने सीधी लाइन लगा दी यहाँ पे तो दिक्कत हो जाएगी। सीधी लाइन लगाने का मतलब दोनों का रेडॉक्स पोटेंशियल बराबर है, और जब भी दो प्रोटीन का रेडॉक्स पोटेंशियल बराबर होते हैं तो बेटा बराबरी वाले लोग जो है पैसों का एक्सचेंज नहीं करते। अगर एक आदमी अमीर है तो दूसरा गरीब होगा जब वो उसको रुपए देगा। ठीक है, बराबरी के बीच में पैसों का एक्सचेंज नहीं होता है। तो हमेशा इलेक्ट्रॉन तब मूव करेगा जब रेडॉक्स पोटेंशियल में डिफरेंस होगा। बात आई समझ में? ठीक है, तो ये तो खैर वैल्यू मैंने ऐसे ही रफ लिखा है। बताइए कोई परेशानी इसमें? तो यहाँ पे हमने प्रोटीन को कौन सी फॉर्म में अरेंज किया है? यहाँ पे हमने रेडॉक्स पोटेंशियल के बढ़ते हुए इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर हमने क्या किया, इन प्रोटीन को सबको अरेंज किया है। बताइए कोई परेशानी? और जिसको साइक्लिक रिएक्शन याद हो गया 100% बेटा आगे उसको नॉन साइक्लिक और सब याद हो जाएगा। ठीक है, लिखो इसको बंद कर दो बेटा।